चलो देखो, शुरुआत करते हैं आज की राष्ट्रकूट वंश से लेकर। ठीक है, आज बात करेंगे अपन लोग राष्ट्रकूट वंश की, है ना। दो वंश इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, एक पाल वंश को पढ़ चुके हैं और एक गुर्जर प्रतिहार वंश को पढ़ चुके हैं। इससे पहले अपने लोगों ने त्रिपक्षीय संघर्ष कंप्लीट किया था और त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 वंश प्रमुख थे। ठीक है, जिसमें से पहला हमारा था गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और आज तीसरा ये है राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, बाकी ये और जितने ही वंश हैं वो एक एक करके बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रकूट वंश की। लेकिन राष्ट्रकूट वंश की अगर हम बात करें या किसी भी वंश की बात करें तो महत्वपूर्ण चीज होती है कि हमें उसकी जानकारी कहां से लगी, ऐसे कौन से सोर्स हैं जिसके द्वारा हमें पता चला कि इस प्रकार का भी एक वंश हुआ करता था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्रोत कौन कौन से हैं राष्ट्रकूट वंश के जानने के लिए या राष्ट्रकूट वंश की जानकारी के लिए। ठीक है, स्रोत की बात करें तो सबसे पहले एक शासक हुआ राष्ट्रकूट वंश में जिसका नाम था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग, और दंती दुर्ग इस वंश का एक कह सकते हैं संस्थापक भी था। इसी का एक अभिलेख मिलता है, एलोरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख मिलता है? एलोरा अभिलेख। और एलोरा अभिलेख हमारे लिए राष्ट्रकूट वंश की क्या देता है? जानकारी देता है। साथ ही साथ बात करें, इसका एक मिलता है सामंतगढ़ लेख। सामंतगढ़ लेख, और इस सामंतगढ़ लेख से भी हमें राष्ट्रकूट वंश की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। बात करिए सामंतगढ़ लेख की तो यह एक ताम्र लेख है। क्या है? ताम्र लेख है। ताम्र लेख का मतलब समझ लो कि तांबे की प्लेट पे उकेर कर लिखा गया या उभार करके जो लिखा गया वह क्या कहलाता है? ताम्र लेख कहलाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें गोविंदपुर से मिलता है हमारे लिए राधनपुर लेख। सबसे ज्यादा प्रमुख है राधनपुर लेख। ठीक है, तो राधनपुर लेख किस वंश से संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। ऐसे एक इसका प्रमुख शासक हुआ जिसका नाम हमने भी सुना भी था पहले त्रिपक्षीय संघर्ष में, कृष्ण तृतीय। ठीक है, किसका नाम? कृष्ण तृतीय। और कृष्ण तृतीय का एक लेख मिलता है जिसका नाम है देवली लेख। क्या नाम है? देवली लेख। ठीक है, ये प्रमुख लेख हैं या कह सकते हैं अभिलेख हैं जिनसे हमें राष्ट्रकूट वंश की जानकारी मिलती है। राष्ट्रकूट वंश को जानने की जो आवश्यक सामग्री है वो प्राप्त होती है। ठीक है, शुरुआत करते हैं राष्ट्रकूट शब्द से कि आखिर ये राष्ट्रकूट शब्द आया कहां से। देखो, राष्ट्रकूट की बात करी जाए तो राष्ट्रकूट प्राचीन समय में या इससे पहले कोई जाति विशेष नहीं हुआ करती थी, बल्कि जो राष्ट्र का मुखिया हुआ करता था, राष्ट्र का प्रमुख हुआ करता था, उस राष्ट्र के प्रमुख को ही क्या कहा जाने लगा? राष्ट्रकूट कहा जाने लगा। यानी राष्ट्रकूट शब्द की उत्पत्ति हुई है वो राज्य के मुखिया से या राष्ट्र के मुखिया से हुई है। ठीक है, इसके बाद बात करें, शुरुआत में अगर बात करें तो यह लोग कहीं ना कहीं से तो आए होंगे। तो एक वंश हुआ करता था तुंग वंश। कौन सा वंश? तुंग वंश। और ये सब लोग यानी कि राष्ट्रकूट वंश के जो लोग हैं वो तुंग वंश के क्या माने जाते हैं? वंशज माने जाते हैं, तुंग वंश के लोगों के ही माने जाते हैं। इनके आदि पुरुष की बात करें यानी इस वंश को शुरुआत करने वाले की बात करें उसको कहा जाता है आदि पुरुष। जिसने बिल्कुल नींव रखी, ठीक है, तुंग वंश की, वो था रट्टक। रट्टक नाम का ये व्यक्ति था, कहीं कहीं रट्ट लिखा मिलता है, तो ये रट्टक नाम का जो व्यक्ति था वही इस वंश का क्या कहलाता है? आदि पुरुष कहलाता है या शुरुआत करने वाला कहलाता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले और बात करें, अभी हमने पीछे पढ़ा एक अभिलेख, संजन अभिलेख पढ़ा, शायद नहीं है, एक और अभिलेख है संजन अभिलेख। इस संजन अभिलेख से राष्ट्रकूटों के बारे में कुछ विचित्र जानकारी मिलती है। संजनपुर लेख या संजन अभिलेख से पता चलता है कि जो राष्ट्रकूट लोग थे वो पहले जो है अलग से कोई नहीं थे बल्कि यदुवंशी ही थे। कौन थे? यदुवंशी, यानी यादव कुल के ही थे। यानी कि राष्ट्रकूट लोग क्या हुआ करते थे प्राचीन समय में या पहले यादवों के ही कुल से आया करते थे। और इस बात की जानकारी कौन देता है हमारे लिए? संजनपुर लेख देता है या संजन लेख जो है इस बात की हमको जानकारी देता है। और संजन लेख में यादवों की एक शाखा हुआ करती थी, सात्विक शाखा, और राष्ट्रकूटों की जो उत्पत्ति हुई वो यदुवंशियों की सात्विक शाखा से ही मानी जाती है। ठीक है, और इस बात की जानकारी कौन दे रहा है हमारे लिए? संजन अभिलेख दे रहा है।
शुरुआत में बात करें तो शुरुआत में जो राष्ट्रकूट लोग थे वो महाराष्ट्र में निवास करते थे। कहाँ निवास करते थे? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के लातूर में। कहां पर रहते थे? महाराष्ट्र के लातूर में जो है राष्ट्रकूट निवास करते थे या राष्ट्रकूट रहा करते थे। इनकी मातृभाषा की बात करें यानी कि मुख्य भाषा की बात करें जिसका ये उपयोग करते हैं और सारे अभिलेखों में मिलती है, वो भाषा मिलती है कन्नड़। कौन सी मिलती है? कन्नड़। यानी राष्ट्रकूटों के द्वारा जो भाषा प्रयोग की जाती थी वो कौन सी की जाती थी? कन्नड़ की जाती थी। और प्राचीन समय में जब इनकी शुरुआत हुई तो ये निवासी थे कर्नाटक के। कहाँ के? कर्नाटक। यानी कर्नाटक में कौन सी बोली गई? कन्नड़ बोली गई। और उसी क्षेत्र से ये लोग बिलोंग करते थे या उसी क्षेत्र से आते थे। यहां पर एक जगह थी जिसका नाम था मान्यखेत। इस कर्नाटक में एक जगह पड़ती थी मान्यखेट। और राजपूतों ने जो सबसे ज्यादा जो है समृद्धशाली गौरव रचा या समृद्धशाली इतिहास रचा वो रचा मान्यखेट के राजपूतों ने। किसने? मान्यखेट के राजपूतों। जैसे मान को एक वंश के लोग कई जगह निवास करने लगे और उसमें से एक व्यक्ति ज्यादा प्रभावशाली हो जाए, ज्यादा बड़ा हो जाए, तो उसके आधार पर ही जो है उस वंश का नाम चलने लगता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है जो राष्ट्रकूट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर थे या मान्यखेत में ही थे, बहुत सारी जगह थे, लेकिन जो मान्यखेट वाले राष्ट्रकूट थे उनने सबसे ज्यादा समृद्धि हासिल करी या सबसे बड़े साम्राज्य का विस्तार किया। और इसी कारण से जो है मान्यखेट के राष्ट्रकूट हैं वो सबसे ज्यादा प्रमुख रहे। हम लोग जो त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूटों की बात करते हैं वो राष्ट्रकूट मान्यखेट के ही राष्ट्रकूट है। कौन से हैं? मान्यखेट के ही राष्ट्रकूट माने जाते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं शुरुआत की, यानी इसकी शुरुआत वास्तव में किसने की? मान्यकूट वाले जो राष्ट्रकूट है उनकी शुरुआत किसने करी? बात करते हैं प्रथम शासक की। एक व्यक्ति था जिसका नाम था दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग को राष्ट्रकूटों का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? राष्ट्रकूटों का संस्थापक माना जाता है या स्त्री पुरुष माना जाता है। कभी भी ये ध्यान रखना कि संस्थापक लिख के नहीं आता है, स्त्री पुरुष लिख के आता है। तो स्त्री पुरुष का भी मतलब ये होता है जो वंश को शुरुआत करने वाला होता है उसको क्या माना जाता है? स्त्री पुरुष माना जाता है। तो दंती दुर्गी इनका जो है संस्थापक का था और साथ ही साथ कौन था? फर्स्ट एम्पायर या प्रथम शासक भी था। कौन था? इस वंश का प्रथम शासक कौन था? दंती दुर्ग हुआ करता था, जिसका अर्थ है यानी दंती दुर्ग जो हाथ रखा गया, जिसका हाथी उसका दुर्ग। पहले जो लड़ाइयां चलती थी वो हाथियों के द्वारा चलती थी और ये कहावत दंती दुर्ग के बारे में है। और इसके नाम का जो अर्थ है वो है जिसका हाथी उसका दुर्ग। ऐसी एक कहावत अभी भी मशहूर है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो सेम ऐसे ही हालात हैं कि जिसका हाथी उसका दुर्ग। ठीक है, यानी जिसमें ज्यादा पावर है, जिसमें ज्यादा हाथी है वो ज्यादा शक्तिशाली है। जब ज्यादा शक्तिशाली है तो दुर्ग पर कब्जा भी वह कर सकता है। ठीक है, इस बात की जानकारी की बात करें तो यह जो है भवनागा से उत्पन्न माना जाता है। इसकी माँ का जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है? भवनागा मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? भवनागा से उत्पन्न माना जाता है। और इस बात की जानकारी दो अभिलेख देते हैं, एक दशावतार अभिलेख देता है और सामंतगढ़ अभिलेख देता है। दशावतार का जो मंदिर है, ठीक है, दशावतार और सामंतगढ़, ये दो अभिलेख हैं जो हमारे लिए दंती दुर्ग के बारे में क्या उपलब्ध कराते हैं? जानकारी उपलब्ध कराते हैं। लेकिन बात आती है कि अचानक से राष्ट्रकूट इतने शक्तिशाली हो गए जितने शक्तिशाली हम पढ़ रहे हैं या इतिहास हमें बताता है? वास्तव में अगर बात करी जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रकूट शुरुआत में अगर बात करें तो बहुत छोटे लेवल पर थे। और छोटे लेवल की बात करी जाए तो पहले जो है ये लोग सामंत हुआ करते थे। ठीक है, कौन हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। और किसके सामंत हुआ करते थे? चालुक्यों के। एक वंश है जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, चालुक्य वंश। ये लोग इन चालुक्यों के क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। और अगर दंती दुर्ग की बात करें तो दंती दुर्ग विक्रमादित्य द्वितीय के समय, चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य द्वितीय के समय सामंत हुआ करता था। सामंत क्या? देखो, अब बात आती है कि सामंत इतने ऊपर तक पहुंच कैसे गए। शुरुआत से बात करते हैं कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता था किसी भी शासक के पास में, और उसको जो है अलग अलग डिवाइडेशन किया जाता था प्रांतों में, या जो है जिस भी नाम से जाना जाता हो उस हिसाब से बांटा जाता था। और बांटने के बाद अलग अलग लोगों को उस क्षेत्र का अधिकारी बनाया जाता है। जैसे आज की बात करें तो हमारे पास एक पूरा देश होता है, देश के अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के नीचे फिर कौन आते हैं? विधायक आते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से बंटवारा किया जाता है।
अब मान के चलो कि कोई भी व्यक्ति जो है इस समय विधायक बन गया, और विधायक बनने के बाद जो है सत्ता, मेन सत्ता जो है वो तो मुख्यमंत्री की है, लेकिन कोई विधायक बन गया और वो अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से विकास कर रहा है, अपने हिसाब से नियम कायदे कानून लगा रहा है, और अपने क्षेत्र में वो कह रहा है कि जो कुछ हूं वो मैं ही हूं, ठीक है। और धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपनी शक्ति को बढ़ाता जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, माहौल बना रहा है, और अपने प्रति लोगों को ज्यादा जागरूक कर रहा है। और एक समय ऐसा आता रहता है और लोग जो है ऊपर पहुंच जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण योगी जी का ही ले लो, ठीक है। पहले योगी जी कौन थे, एक छोटे सांसद ही तो थे, विधायक, पहले सांसद बने, सांसद 4-5 बार बन गए, जब उनकी ख्याति हो गई और फिर अचानक से मुख्यमंत्री बन गए। मोदी जी की भी यही हालात है, ठीक है। सब मतलब धीरे छोटी पैड़ी से ऊपर पहुंचते हैं। सेम कंडीशन पहले के राजाओं के साथ हुआ करती थी। ये लोग पहले सामंत हुआ करते थे और अपनी शक्ति को बढ़ाते रहते थे। जब इन्हें लगता था कि ऊपर वाला जो व्यक्ति है ना वो कमजोर हो गया, तो वैसे उस पर अटैक कर दिया करते थे, और अटैक करने के बाद क्या करते थे, आसपास के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया, और उसके बाद जो है लड़ाइयां, युद्ध हुए, और युद्ध में जीतते चले गए और पूरा साम्राज्य क्या कर देते थे, खड़ा कर देते थे। सेम कंडीशन दंती दुर्ग ने करी। दंती दुर्ग चालुक्यों का सामंत हुआ करता था, और इसने क्या करा, इसने विक्रमादित्य के समय में धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता हासिल करनी शुरू कर दी। यानी जहां पर ये सामंत हुआ करता था वहीं पर इसने क्या कर दिए, अपने क्षेत्र को बढ़ाना शुरू कर दिया गया। और बढ़ाना शुरू करने के बाद बात करी जाए तो इसने विक्रमादित्य का साथ दिया। शुरुआत में क्या करा, विक्रमादित्य का साथ दिया, जिससे कि विक्रमादित्य को इस पर क्या हो जाए, पूर्ण रूप से ट्रस्ट हो जाए। भाई हम लोग को कोई मिल जाए व्यक्ति, एक ऊपर लेवल का अधिकारी है, छोटे लेवल का नीचे अधिकारी है, और छोटे लेवल का अधिकारी बड़े लेवल वाले को हमेशा सपोर्ट करे, तो बड़े वाला भी उसके सपोर्ट करता है हमेशा, और करना भी चाहिए, क्योंकि हालात ये हैं कि बड़ा वाला तो भाई ज्यादा पावरफुल है, जब चाहेगा तब निपटा देगा, तो बड़े वाले के सपोर्ट में रहते थे। ऐसे ही काम करते धीरे धीरे, और इसने एक युद्ध लड़ा, और उस युद्ध में इसकी जीत हुई, यानी विक्रमादित्य द्वितीय की जीत हुई। और उस जीत के बाद इसे 2 उपाधि विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा दी गई, चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा दी गई। एक थी खंडावलोक की, ठीक है, एक उपाधि दी गई खंडावलोक की। किसको दी गई है, राष्ट्रकूट दंती दुर्ग को, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग को, और दूसरी दी गई पृथ्वी बल्लभ की। किसकी दी गई, पृथ्वी बल्लभ की। ये 2 उपाधि जो है दंती दुर्ग को दी गई। किसके द्वारा दी गई, विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा दी। किसके द्वारा दी गई, विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा दी गई। लेकिन विक्रमादित्य के बाद कीर्ति वर्मा शासक हुआ, और कीर्ति वर्मा के साथ जो है इसका युद्ध हुआ। जब कीर्ति वर्मा के साथ युद्ध हुआ तो कीर्ति वर्मा को दंती दुर्ग ने परास्त कर दिया, और परास्त करने के बाद वहां पर कुछ उपाधियां धारण करी, जैसे महाराजाधिराज की, जैसे परमेश्वर की, परम भट्टारक की, ये उपाधियां धारण करी। और उपाधियां धारण करने के बाद अपने साम्राज्य का क्या कर दिया, विस्तार यहां से शुरू कर दिया, ठीक है। अगर बात करें दंती दुर्ग की, तो दंती दुर्ग की एक चीज सबसे ज्यादा प्रमुख है, कला एवं संस्कृति की बात करें तो वो है एलोरा का मंदिर, ठीक है। एलोरा की बात करी जाए तो एलोरा में एक मंदिर बना हुआ है जिसको हम सब लोग जानते हैं एलोरा का दशावतार मंदिर, ठीक है। और दशावतार मंदिर का जो निर्माण कराया वो किसने कराया, दंती दुर्ग ने कराया। किसने कराया, दंती दुर्ग ने कराया। अधिकतर जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि एलोरा का दशावतार मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा निर्मित है। तो किस वंश के शासकों द्वारा निर्मित है, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। और प्रश्न ये आता है कि किस राष्ट्रकूट शासक के द्वारा एलोरा का दशावतार मंदिर बनाया गया। तो किसके द्वारा बनाया गया, दंती दुर्ग के द्वारा बनाया गया। प्रश्न ये पूछा जाता है कि दंती दुर्ग किस मत को मानने वाला था। तो ध्यान रखेंगे दंती दुर्ग ब्राह्मण मत को मानने वाला था। किसको मानने वाला था, ब्राह्मण मत को मानने वाला शासक था। यानी ये जो है ब्राह्मण धर्म को सबसे ज्यादा या सर्वोपरि मानता था। उसके बाद जो है इसकी हो गई मृत्यु। जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसकी शादी वादी हुई नहीं थी और ये निसंतान ही मर गया। जब निसंतान मर गया तो निसंतान मरने के बाद दूसरे शासक का बनना तय था, और इसके बाद यानी कि दंती दुर्ग के बाद अगला शासक बना कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम की बात करी जाए तो कृष्ण प्रथम जो है दंती दुर्ग का चाचा था। विशेष तौर पे यहां गलती मत कर देना, इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र नहीं हुआ बल्कि कौन हुआ, इसका चाचा कृष्ण प्रथम हुआ, ठीक है। तो दंती दुर्ग का चाचा कौन था, कृष्ण प्रथम, जो अगला शासक हुआ। और इसे चालुक्यों का विनाश करने वाला कहा गया है। क्या कहा गया है, चालुक्यों का ठीक है, चालुक्यों का विनाश करने वाला है, चालुक्यों का विनाशक कहा गया है। किस अभिलेख में जानकारी मिलती है, तो ध्यान रखना राधनपुर अभिलेख में इस बात की जानकारी मिलती है। किस मिलती है,
राधनपुर अभिलेख में इस बात की जानकारी मिलती है कि कृष्ण प्रथम ने क्या करा था, चालुक्यों का विनाश करा था। ठीक है, इसके बाद बात करें, इसके लिए इसके साथ में कई शासकों के युद्ध हुए, जैसे गंग शासक श्री पुरुष का युद्ध हुआ किसके साथ में, कृष्ण प्रथम के साथ में। इसने एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर कैलाश मंदिर, ठीक है, एलोरा का एक और मंदिर है कैलाश मंदिर, उसका निर्माण कराया था। किसने कराया था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण? कृष्ण प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने कराया था। साथ ही साथ ये ध्यान रखना, ये भी ब्राह्मण मत को मानने वाला था। कौन से मत को मानने वाला था? ब्राह्मण मत को मानने वाला था, या ब्राह्मण धर्म को सबसे सर्वोपरि मानता था। इसके दो पुत्र हुए, गोविंद द्वितीय और ध्रुव। ये दोनों किसके पुत्र थे? कृष्ण फर्स्ट के। किसके थे? कृष्ण फर्स्ट के दो पुत्र हुए, गोविंद द्वितीय और ध्रुव। अगर बात करें उत्तराधिकारी की, तो उत्तराधिकारी हमेशा बड़ा बेटा बनता था, और इसी कारण से गोविंद द्वितीय क्या बना? शासक बना। जब गोविंद द्वितीय शासक बना तो इसने जो है जब धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और उसके बाद इसने जो है अपने साम्राज्य को विस्तार ना करने के साथ साथ अपने शौक मौज करना शुरू कर दी। जब ये बात ध्रुव को सही नहीं लगी तो ध्रुव का युद्ध हुआ किसके साथ में? गोविंद द्वितीय के साथ में। जैसे होता नहीं है भाई भाइयों में होता है बंटवारा, हिस्सा बंटवारा होता है, जो ज्यादा जीत जाए। अब तो ये है सरकार की तरफ से आधा आधा मिलेगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ये विशेषता थी कि जो बड़ा होगा वही क्या बनेगा? शासक बनेगा। लेकिन अगर बड़ा योग्य नहीं है तो छोटा शासक बनेगा। ठीक है, वो बनाते नहीं थे, बल्कि वो खुद लड़ा लड़ा कर बन जाता था। ये हालात होते थे। तो जब ध्रुव द्वितीय की बात करी जाए तो ध्रुव को ये सही नहीं लगा, गोविंद द्वितीय के कर्म जो सही नहीं लगे, ऐसे कह सकते हैं। मतलब ये साम्राज्य का विस्तार नहीं कर रहा था, वो चाहता था कि बड़े से बड़ा साम्राज्य हो। तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, और युद्ध में गोविंद द्वितीय की क्या हो गई? पराजय हो गई। जब इसकी पराजय हुई तो इसकी पराजय करने के बाद इसकी कर दी गई हत्या। किसके द्वारा? अपने सगे भाई ध्रुव के द्वारा। किसके द्वारा? अपने सगे भाई ध्रुव के द्वारा। अब खुद सोच सकते हो, जो अपने सगे भाई को ही ना छोड़ रहा वो और किसी को क्या छोड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं ध्रुव की। तो अगला शासक कौन बनता है? अगला शासक बनेगा ध्रुव। और ये वही ध्रुव है कौन सा? हाँ, जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ था, और जब तक ध्रुव रहा तब तक इसका जो है जीत ही रही, कभी ये त्रिपक्षीय संघर्ष में हारा नहीं था। इसकी गद्दी पर तब कब्जा हुआ जब ये उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण भारत आ जाता था। इसके अलावा इस पर कब्जा कभी भी नहीं हुआ, या इसके समय में कभी भी जो है दूसरा शासक शासन नहीं कर पाया कन्नौज पर। ठीक है, चलो कौन कौन? हाँ, दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, हाँ चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ दो क्या कृष्ण प्रथम के बेटे थे दोनों, गोविंद द्वितीय और ध्रुव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, इसने जो शासन संभाला वो 780 ईस्वी में शासन संभाला। कब संभाला? 780 ईस्वी में इसने शासन संभाला, और यह इस वंश का सबसे ज्यादा प्रतापी और सबसे ज्यादा प्रभावशाली शासक माना जाता है। ठीक है, इसकी बात करें, इसने निरुपम, श्री वल्लभ, धारावर्ष जैसी उपाधियां धारण करी। तो ध्यान रखना, विशेष तौर पे ध्रुव के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि धारावर्ष की उपाधि किसने धारण करी। तो धारावर्ष की उपाधि किसने धारण करी थी? ध्रुव ने जो है धारावर्ष की उपाधि धारण करी थी। इसकी बात करी जाए तो इसका जो है कांची के पल्लव नरेश दंती वर्मा से भी क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, और युद्ध में जो है दंती वर्मा हार गए। फिर दंती वर्मा ने इसके लिए उपहार स्वरूप हाथी भेंट करे। क्या करे? हाथी भेंट करे। पहले घोड़े नहीं होते थे, ठीक है, घोड़े तब आए जब अरब आक्रमण आए थे, क्योंकि अरबों को जो महारत हासिल थी वो घोड़े चलाने में हासिल थी, या घोड़ों से युद्ध लड़ने में हासिल थी। हम लोग के यहाँ के जो लोग थे वो हाथियों से लड़ा करते थे। ठीक है, और हमारे यहाँ के जो लोगों को युद्ध लड़ने में महारत हासिल थी वो हाथी से हासिल थी। अरबों का से घोड़े हम लोग व्यापार के द्वारा मंगाते थे, यानी कि जब हमारे यहाँ के राजाओं को लगा कि घोड़े कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। जैसे आज के समय में बात करें, घोड़े में और हाथियों में इतना बड़ा अंतर था। जैसे आज के समय में हम लोग एक पुरानी एयरगन इस्तेमाल करते हो या बंदूक इस्तेमाल करते हो, और नई वाली कोई दूसरी सेना कोई नई इस्तेमाल करते हो हथियार, तो हम लोग क्या करेंगे, जो नए हथियार हैं उनको मंगाएंगे दूसरे देश से। ठीक है, तो सेम ऐसी कंडीशन घोड़ों के साथ हुआ करती थी, क्योंकि घोड़ों वाले जो सैनिक हुआ करते थे वो बहुत तेजी से वार करते थे हाथी के मुकाबले। हाथी बीच में ही खड़ा हो जाता था, उसके बाद बढ़ता ही नहीं था। ऐसे हालात हो जाते थे। लेकिन जब पहले हाथी थे हमारे पास में, तो करते क्या, घोड़े लाते कहां से हमें पता ही नहीं था, घोड़े से भी युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, तो मेन चीज ये थी, जब अरबों ने आक्रमण शुरू करे और घोड़ों का ज्यादा से ज्यादा शुरुआत हुई, तब जाकर हम लोगों ने सेना में घोड़े शामिल करे थे। ठीक है, चलो अब कोई ये मत पूछने लगना कि कृष्ण जी के समय सब हाथी घोड़े घोड़े दौड़ रहे थे। ठीक है, वो जमाना अलग था, उसका कोई इतिहास नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद बात करी जाए तो इसका एक और युद्ध हुआ बेंगी के नरेश से। किसके नरेश से? बेंगी के नरेश से, या बेंगी के चालुक्य नरेश से। बेंगी में एक शासन राज करता था चालुक्य नरेश, जिसका नाम था विष्णुवर्धन। क्या नाम था? विष्णुवर्धन। और बेंगी नरेश जो विष्णुवर्धन का इसका साथ युद्ध हुआ तो इसमें पराजय विष्णुवर्धन की हुई और जीत किसको हासिल हुई? ध्रुव के लिए जीत हासिल हुई। तो इसका बेंगी नरेश विष्णुवर्धन के साथ भी युद्ध हुआ जिसमें इसको विजय हासिल हुई। इसका 3 शासकों से युद्ध हुआ। ये तो कांची के नरेश दंती वर्मा के साथ में हुआ, बेंगी के चालुक्य शासकों के साथ में हुआ, विष्णुवर्धन के साथ में हुआ, और जो है अपने आसपास के शासकों से हुआ। तो इसने जो कलिंग वाला क्षेत्र था उस पूरे कलिंग वाले क्षेत्र को जीत लिया गया और इसी कारण इसको कहा गया त्रिकलिंग का विजयी। ठीक है, इसी कारण से इसको क्या कहा गया है? त्रिकलिंग का विजयी कहा गया है। ठीक है, इसके बाद बात करी जाए तो इसके बाद जो है दूसरा जो अगला शासक हुआ वह हुआ अमोघवर्ष। कौन हुआ? अमोघवर्ष। यानी कि ध्रुव के बाद कौन शासक हुआ? अमोघवर्ष। लेकिन क्या सीधे अमोघवर्ष शासक हुआ? नहीं, इसके बीच में 2 शासक और रहे, लेकिन उन्होंने कोई योगदान समाज के लिए नहीं दिया। यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया। इसी कारण से हम लोग उनका नाम नहीं पढ़ते हैं। तुम लोग वो इतिहास में तब दर्ज होगे जब कुछ करके जाओगे समाज के लिए, वरना तो जिन कितने लोग थे जिन्होंने कुछ नहीं करा, वो आए, निबटे और चले गए। ठीक है, बस तेरे ही कर गए हो तो अलग बात है। हाँ, वो भी तुमने खुद नहीं करी होगी, उनके बेचारे औलादों ने करी होगी जबरदस्ती, है ना। तो ये हालात है। चलो, अमोघ वर्ष की बात करें तो अमोघ वर्ष का जो मूल, बस शांत हो जाओ, अमोघ वर्ष का जो मूल नाम मिलता है वो मिलता है सर्व। क्या मिलता है? सर्व। अमोघ वर्ष का मूल नाम क्या था? सर्व हुआ करता था। और सर्व की बात करें तो इसका जो जन्म हुआ था वो रण शिविर में हुआ था। कहां हुआ था? रण शिविर में हुआ था। यानी जो शासक थे, शासक की रानी कहां पर थी? रण में थी, वहीं पर शिविर लगा हुआ था। पहले शिविर लगते थे महीनों महीनों के लिए। शिविर का मतलब होता है कि हम कहीं अस्थायी रूप से निवास करते हो। जब राजाओं की लड़ाई होती थी, जहां पर युद्ध की जगह होती थी, युद्ध स्थल होता था, वहां पर जाकर दोनों राजाओं की सेनाएं डेरे डाला करती थी, और डेरों को हम लोग क्या बोलते हैं? शिविर बोलते हैं। ठीक है, तो शिविर में जो है इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसका? अमोघ वर्ष का। ठीक है, इसके बाद बात करी जाए तो ये जो है 7 वर्ष की आयु में शासक बना, क्योंकि इसके पिता की मृत्यु हो गई थी जल्दी। गोविंद तृतीय नाम से पिता था इसका, इसकी मृत्यु जल्दी हो गई, तो इस 7 वर्ष में क्या बन गया था? शासक बन गया। लेकिन 7 वर्ष में किसी भी बच्चे के लिए शासन कर पाना बहुत कठिन काम है। इसी कारण से लिए इसके लिए एक यूनियन बनाया गया जो इसका संरक्षक बन सके। क्या बन सके? संरक्षक बन सके इसके वयस्क होने तक। ठीक है, क्या होने तक? इसके वयस्क होने तक क्या बन सके? इसका संरक्षक बन सके। और इसीलिए जो है यहां पर जो है सुवर्ण नाम के एक व्यक्ति ने, या कर्ण सुवर्ण वर्ष नाम का एक व्यक्ति था, उसने इसके संरक्षक की क्या संभाली? जिम्मेदारी संभाली, जो गुजरात का गवर्नर हुआ करता था। कर्क सुवर्ण वर्ष जो है वो कहां का गवर्नर हुआ करता था? गुजरात का गवर्नर हुआ करता था। और इसी ने इसके जो है वयस्क होने तक की जिम्मेदारी संभाली। इसका एक युद्ध हुआ बेंगी के चालुक्य नरेशों से। देखो क्या होता है, युद्ध अधिकतर एक दूसरे से ही मिलेंगे तुम्हारे लिए। यानी जैसे पहले किसी का बेटा लड़के गया और उसको हार मिल गई, फिर उसका बेटा होगा, और अगर वो शक्तिशाली हुआ तो दोबारा से आक्रमण करता है, जिससे कि जो है वो पुरानी जो खुन्नस है वो निकाल सके। अपनी खुन्नस निकालते नहीं है? तुमने देखा होगा कि मर्डर हो जाते हैं गांव में, पहले मर्डर हो जाते थे, एक परिवार दूसरे परिवार का मर्डर कर देता था, फिर जेल चला जाता था दूसरा परिवार, फिर वो जेल से वापस आता है, फिर दोबारा मर्डर करता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया जो है लगातार चलती चली जाती है जब तक दोनों पक्ष जो है इस बात में रहते हैं। कॉमन सी बात है, इसमें ऐसा रहता है अधिकतर। ठीक है, या फिर एक व्यक्ति जो है समझदार निकल आए किसी परिवार का, तो केस वहीं पे रफा दफा हो जाए, लोग की जो मानसिकता है वो बदल जाए, तब जाकर के परिवर्तन होते हैं। वरना तो अभी हमारे आसपास कई केस है, ठीक है, उसमें भी ऐसा हुआ, ऐसा बताया जाता है। तो ये कंडीशन चलती रहती है लगातार, जिससे कि उनको ये लगता है कि हमारे परिवार का बदला हम लोग इन्हें मार के ही ले सकते हैं, तब जाकर कंडीशन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करी जाए इनका बेगी के चालुक्य नरेशों से जो है आक्रमण हुआ या विद्रोह हुआ, और इस बात की जानकारी जो देता है वो बड़ौदा अभिलेख देता है। कौन देता है? बड़ौदा अभिलेख। बड़ौदा अभिलेख से इसके बेंगी के चालुक्यों से संघर्ष की जानकारी देता है। किसके? अमोघ वर्ष के द्वारा। यानी अमोघ वर्ष के द्वारा बेंगी के चालुक्यों का संघर्ष हुआ, इस बात की जानकारी कौन दे रहा है? बड़ौदा अभिलेख दे रहा है। इस शासक की बात करें यानी अमोघ वर्ष की बात करें तो ये राष्ट्रकूट वंश का सबसे लंबा शासन करने वाला शासक है।
इसने 64 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 64। यानी इसने सबसे ज्यादा लंबे समय तक क्या किया? शासन किया। इसका एक अभिलेख मिलता है जिसका हम लोग कई बार अभी तक नाम ले चुके हैं, संजन अभिलेख। क्या नाम ले चुके हैं? संजन अभिलेख। तो ध्यान रखोगे संजन अभिलेख किसका है? किसका है संजन अभिलेख? अमोघ वर्ष का। किसका है संजन अभिलेख? अमोघ वर्ष का संजन अभिलेख मिलता है। साथ ही साथ अगर इस बात को कहें तो इसको एक विशेष उपाधि दी गई है, और उपाधि दी गई है इसे दक्षिण के अशोक की। किसकी उपाधि दी गई है? दक्षिण के अशोक। तो दक्षिण का अशोक किसे कहा गया है? अमोघ वर्ष के लिए कहा गया है। इसके सापे में या कह सकते हैं इसके द्वारा जो है कन्नड़ भाषा का प्रथम काव्य लिखा गया। ठीक है, ध्यान रखोगे अमोघ वर्ष के द्वारा कन्नड़ भाषा का प्रथम काव्य लिखा गया जिसका नाम था कवि राजमार्ग। कवि राजमार्ग नाम का प्रथम महाकाव्य लिखा गया जो किस भाषा में था? कन्नड़ भाषा में था। और किसके द्वारा लिखा गया? अमोघ वर्ष के द्वारा। किसके द्वारा? अमोघ वर्ष के द्वारा लिखा गया था। साथ ही साथ इसने एक और रचना करी और उसका नाम था रत्नमालिका। रत्नमालिका। ठीक है, तो इसने दो रचनाएं करी, एक कवि राजमार्ग नाम से और एक रत्नमालिका के नाम से। ये थोड़ा सा अलग था। अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि जितने भी राष्ट्रकूट वंश के शासक हुए वो ब्राह्मण मत को जो है सर्वोपरि मानते थे, लेकिन ये जो है पहला शासक हुआ जो जैन धर्म को मानता था, या कह सकते हैं जैन धर्म का पोषक था। प्रश्न कई बार आया है कि अमोघ वर्ष के लिए किसने जैन मत के लिए प्रसारित किया था, या किसने जैन मत के लिए जो है राजी किया था या तैयार किया था। तो ध्यान रखना है इसके गुरु थे जिनका नाम था जिनसेन, और जिनसेन की शिक्षा से इसने कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म अपना लिया था। इसके दरबार में एक जैनाचार्य रहा करते थे और उनका जो नाम था वो था महावीराचार्य। ठीक है, ये कौन थे? जैन आचार्य। ठीक है, जैन आचार्य जो किसके दरबार में रहते थे? अमोघ वर्ष के दरबार में रहा करते थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गणित सार संग्रह। क्या नाम था? गणित सार संग्रह। इसका गणित से कोई ताल्लुकात नहीं है। ठीक है, इसका जोड़ घटा प्लस माइनस से कोई ताल्लुकात नहीं है, बल्कि ये उस समय की सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि पर लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है गणित सार संग्रह। इसके साथ साथ कहा जाए तो इसके एक लिए एक विशेष घटना जो है उल्लेखित मिलती है। एक बार इसके शासन काल में अकाल पड़ा और अकाल पड़ने के कारण किसी ने, पंडित ने बताया कि पूजा करी जाए महालक्ष्मी की, और इसने महालक्ष्मी के जाकर मंदिर में जाकर पूजा करी और वहां जाकर अपने हाथ की एक उंगली जो है लक्ष्मी जी को या दुर्गा जी को जो है चढ़ा दी थी। कहीं लक्ष्मी जी का उल्लेख है, कहीं दुर्गा जी का उल्लेख है। यानी कह सकते हैं कि देवी के लिए इसने काट करके क्या चढ़ा दी थी? अपनी उंगली चढ़ा ली थी। और इसकी भी जानकारी हमें उसी अभिलेख से मिलती है जिससे अभिलेख से और जानकारी मिलती है, संजन अभिलेख से। कौन से? संजन अभिलेख से। साथ ही साथ अगर बात करिए इसकी जो तुलना की गई है वो शिव के समान की गई। किसके समान की गई है? शिव के समान की गई है, और इसीलिए इसको शिवराज भी कहा गया है। क्या कहा गया है? शिवराज कहा गया है। इसने एक नया नगर बसाया था जिसका नाम था मान्यखेट, और ये वही मान्यखेट है जिसके हम क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रकूट। ठीक है, और मान्यखेट को क्या बनाया? अपनी नई राजधानी बनाया। क्या बनाया? नई राजधानी बनाया मान्यखेट के लिए। यानी मान्यखेट अब क्या बन गई? राष्ट्रकूट वंश की नई राजधानी बन गई। प्रश्न ये आता है फिर पुरानी कौन सी थी? देखो, पुरानी की अगर जिक्र करें तो किसी भी किताब में ये नहीं लिखा गया कि वास्तव में पुरानी राजधानी कौन सी थी राष्ट्रकूटों की। कारण ये था क्योंकि ये जो जाने गए हैं वो किस नाम से जाने गए हैं? मान्यखेट के राष्ट्रकूट के नाम से जाने गए। इससे पहले क्या राजधानी हुआ करती थी इसकी जानकारी किसी पुस्तक में नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं। इसको अभी मैंने बताया क्या कहा जाता था? दक्षिण का अशोक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दक्षिण का अशोक। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको किस उपाधि से सम्मानित किया गया? दक्षिण के अशोक के नाम से जाना गया। इसके बाद की बात करें तो इसके बाद अगला जो शासक हुआ वो हुआ कृष्ण द्वितीय। ठीक है, कौन हुआ? कृष्ण द्वितीय जो है इसके बाद या इसका अगला शासक हुआ, और इसने प्रतिहारों की राजधानी उज्जैन पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार किया? उज्जैन पर अधिकार कर लिया, जो किस वंश की राजधानी हुआ करती थी? प्रतिहार वंश की राजधानी हुआ करती थी। और इस बात की जानकारी बगुम्बा अभिलेख से मिलती है।
ठीक है, किससे मिलती है? बगुम्बा अभिलेख से इस बात की हमें जानकारी मिलती है। किस धर्म को मानने वाला था? तो ध्यान रखना ये भी किस धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म को मानने वाला था, या जैन धर्म का पोषक हुआ करता था। इसके बाद अगला जो शासक हुआ वह हुआ कृष्ण तृतीय। कृष्ण नाम बहुत जो है इतने अच्छा लग रहा है। तो अगला शासक क्या हुआ? कृष्ण तृतीय हुआ। और कृष्ण तृतीय की बात करें तो इसका जो सामना हुआ वो चोल शासकों से हुआ। किससे हुआ? चोल शासकों से। क्यों? क्योंकि पहले बेंगी साम्राज्य की और राष्ट्रकूट साम्राज्य की सीमाएं एक साथ लगती थी, लेकिन इन लोगों ने बेंगी साम्राज्य को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। जब पूर्ण रूप से बेंगी साम्राज्य समाप्त हो गया तो बचा सोम साम्राज्य, और चोल साम्राज्य और राष्ट्रकूट साम्राज्य की सीमा क्या होने लगी? अब आपस में एक दूसरे से मिलने लगी। जब सीमाएं मिल रही हैं अपोजिट व्यक्ति की, तो एक चीज तो निश्चित है, क्या होगी? लड़ाई या युद्ध, जो भी कह सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों में बात करी जाए तो इन दोनों की जब सीमाएं एक दूसरे से टकराने लगी तो टकराने के बाद युद्ध हुए, और एक प्रमुख युद्ध हुआ जिसका नाम है कोप्पम का युद्ध। कोप्पम का युद्ध, हाँ, क्या समझ में आया? ठीक है, तो एक युद्ध हुआ जिसका नाम है कोप्पम का युद्ध। और कोप्पम के युद्ध की बात करी जाए तो कोप्पम के युद्ध में कृष्ण तृतीय क्या हुआ? विजय हुआ। और विजय होने के बाद इसने जो है कांची और तंजौर दोनों जगह पर अधिकार कर लिया। कांची और तंजौर दोनों जगह पर अधिकार कर लिया। इसी कारण से इसे विशेष उपाधि दी गई, कांजियम तंजियम कोंड। क्या नाम दिया गया? कांजियम तंजियम कोंड की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ होता है कांजी और तंजौर पर अधिकार करने वाला। इस वंश के अंतिम शासक की बात करी जाए तो ये इस वंश का अंतिम योग्य शासक था। ध्यान रखोगे, ये इस वंश का यानी कृष्ण तृतीय इस वंश का अंतिम योग्य शासक था। इसने बल्लभ नरेंद्र की भी उपाधि धारण की थी। बात करते हैं इस वंश के अंतिम शासक की, तो इस वंश का अंतिम शासक हुआ कर्क द्वितीय। और कर्क द्वितीय सबसे अयोग्य शासक था, और इस शासन के बाद यानी कर्क द्वितीय के बाद इसका साम्राज्य हो गया खत्म। और राष्ट्रकूट वंश शुरू होता है दंतीदुर्ग से और खत्म हो जाता है कर्क द्वितीय पे। ठीक है, तो प्रथम शासक कौन था इस वंश का? दंतीदुर्ग। अंतिम शासक कौन था? अंतिम महान शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। कौन था? कृष्ण तृतीय इस वंश का अंतिम महान शासक माना जाता है। ठीक है, और ध्यान रखोगे कृष्ण तृतीय के दरबार में ही कन्नड़ के प्रमुख कवि या कन्नड़ के सबसे फेमस कवि पोन्य रहा करते थे। कौन रहा करते थे? पोन्य। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, पोन्य किसके दरबारी कवि थे? तो कृष्ण तृतीय के दरबारी कवि कौन थे? पोन्य रहा करते थे। ठीक है, बस इतना था ये राष्ट्रकूट वंश, बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब नोट कर लो। हो गया टाइम?